तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को रशिया के सुखोई कंपनी के तरफ से निर्माण किया हुआ सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट के बारे में बताऊंगा। और दोस्तों ये ना ही सुखोई कंपनी के तरफ से निर्माण किया हुआ 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई Su-57 है और ना ही हाल ही में दुनिया के सामने लाया गया सिंगल इंजन 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट चिकमेट है, बल्कि हाल ही के कुछ रिपोर्टों में खुलासा किया गया है कि सुखोई कंपनी के द्वारा निर्माण किया हुआ सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट असल में कोई फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि एक फाइटर बॉम्बर है जिसे सुखोई 34 कहा जाता है। दोस्तों यूरेशियन टाइम्स के इस रिपोर्ट में सुखोई 34 को लेके कई तरीके के खुलासे किया गया और कई तरीके के नए अपडेट्स भी दिया गया। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों सुखोई 34 एयरक्राफ्ट को रशिया के सुखोई Su-57 से भी अधिक ताकतवर एयरक्राफ्टों में गिना जा रहा है। तो डिटेल में इस विषय के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों रशियन बेड़े के अगर मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो लगभग हर एक एयरक्राफ्ट में सुखोई 27 की परछाई रहेगा ही, चाहे वो सुखोई 30 हो या रशियन एयरफोर्स के ताकतवर एयरक्राफ्ट सुखोई 35 या नेवी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सुखोई 33 हो। इवन दोस्तों खाली फाइटर नहीं बल्कि रशिया के द्वारा फाइटर बॉम्बरों को भी निर्माण करने के लिए सुखोई 27 से ही इंस्पिरेशन लिया गया और ये जो सुखोई 34 फाइटर बॉम्बर है इसे भी निर्माण करने के लिए सुखोई 27 से ही कई तरीके के टेक्नोलॉजिकल और डिजाइन रिलेटेड डेटा को हासिल किया गया। दोस्तों सुखोई 34 को फिलहाल आधुनिक जमाने के सबसे आधुनिक फाइटर बॉम्बर का दर्जा मिला हुआ है क्योंकि शायद ही रशिया के अलावा कोई देश ऐसा कोई फाइटर बॉम्बर का निर्माण करता है। और हाल ही में रशिया में आयोजित मार्क्स 2021 एग्जीबिशन के दरमियान इन एयरक्राफ्टों को लेके भी कई तरीके के खुलासे हो चुका है। दोस्तों मार्क्स 2021 एयर एग्जीबिशन के साइडलाइन में मीडिया के साथ बात करते हुए रोसावरण एक्सपोर्ट के जनरल डायरेक्टर अलेक्जेंडर मिकोयेव के तरफ से जानकारी दिया गया है कि 2023 से रोसावरण एक्सपोर्ट के द्वारा सुखोई 34 एयरक्राफ्टों का एक्सपोर्ट शुरू किया जाएगा। फिलहाल रोसावरण एक्सपोर्ट के तरफ से एयरक्राफ्टों को अफ्रीका और एशिया पैसिफिक के देशों के अंदर प्रमोट करने के लिए एक तरीके का प्री कॉन्टेक्चुअल एग्रीमेंट के तहत आगे भी बढ़ा जा रहा है। इवन दोस्तों बताया ये भी जा रहा है कि सीरिया के अंदर हुए लड़ाई के दरमियान जिस तरीके से रशिया के द्वारा सुखोई 34 जैसे एयरक्राफ्टों का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया उसके बाद ही इन एयरक्राफ्टों के एक्सपोर्ट पोटेंशियल पहले के तुलना में बढ़ा है और रशिया को कई सालों के प्रयास के बाद एयरक्राफ्टों को एक्सपोर्ट करने का मौका मिला, जबकि इस मौके को रशिया अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहता है और इसी वजह से अफ्रीका और एशिया पैसिफिक के देशों के अंदर एयरक्राफ्टों को लेकर ताबड़तोड़ लॉबिंग भी कर रहा है। दोस्तों सुखोई 34 एयरक्राफ्टों को एक फाइटर बॉम्बर इसीलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये खाली बॉम्बर एयरक्राफ्टों का रोल नहीं निभाता है बल्कि आवश्यकता पड़ने पे ये फाइटर एयरक्राफ्टों के जैसे दुश्मन के एयरक्राफ्टों को तबाह भी कर सकता है। मतलब एयरक्राफ्टों के पास हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइलों को भी कैरी करने का क्षमता है और इस वजह से इन एयरक्राफ्टों को बॉम्बिंग मिशन के दरमियान फाइटर एयरक्राफ्टों के स्क्वाड का जरूरत नहीं पड़ता है, जो एक तरीके से एयरक्राफ्टों को इंडिविजुअली या फिर इंडिपेंडेंटली बॉम्बिंग मिशनों को अंजाम देने में समर्थ बनाता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो रशिया की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये ग्राउंड में स्थित टारगेटों के साथ साथ समुद्र के ऊपर तैरने वाले टारगेटों को भी निशाना बना सकता है। इवन ये दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टमों के द्वारा प्रोटेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चरों को भी तबाह करने में सक्षम है, चाहे दुश्मन कितना भी रेजिस्टेंस करे। और ये जो एयरक्राफ्ट है ये दिन और रात दोनों ही समय ऑपरेट हो सकता है। साथ में ये दुश्मन के इंटरसेप्टरों को चकमा देने के साथ साथ उस पर हमला भी कर सकता है। इन एयरक्राफ्टों को फाइटर या बॉम्बर के जैसे इस्तेमाल करने के अलावा रिकॉनेसेंस मिशन में भी इस्तेमाल करने लायक बनाया गया है। और कुछ दिन पहले ये भी रिपोर्ट आया था कि रशिया के सुखोई 34 फाइटर बॉम्बर एयरक्राफ्टों में कुछ एनहेंसमेंट किया गया है, जिसके बाद ये एयरक्राफ्ट एक नया रिकॉनेसेंस सिस्टम से लैस हो गया। मार्च 2021 एग्जीबिशन के साइडलाइन पे रशिया के उच्च अधिकारी की तरफ से ये भी जानकारी दिया गया है कि सुखोई Su-34 फाइटर बॉम्बरों में नया ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉनेसेंस सिस्टम और रडार रिकॉनेसेंस सिस्टमों को भी लगाया गया है। और सोर्सेस के मुताबिक ये जो नया रिकॉनेसेंस सिस्टम है ये सुखोई 34 एयरक्राफ्टों के ग्राउंड और सी टारगेटों को और बेहतरीन तरीके से टारगेट करने में मदद करेगा, जिससे अब सुखोई 34 पहले के तुलना में और अधिक पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ और एक साथ एक से अधिक टारगेटों को निशाना बना सकेगा। पर दोस्तों यहाँ पे सुखोई 34 एयरक्राफ्टों को क्यों इतना ताकतवर बताया जा रहा है, जबकि अगर देखा जाए तो एयर टू एयर लड़ाई में शायद सुखोई 34 सुखोई 27 के जैसे इतने बेहतरीन भी ना हो, लेकिन अगर कंबाइंडली एयर टू ग्राउंड टारगेटों को निशाना बनाने का कैपेसिटी को देखा जाए तो शायद ही कोई ऐसा सुखोई कंपनी के एयरक्राफ्ट हो जो सुखोई 34 फाइटर बॉम्बरों के जितना इतना अधिक प्रिसिजन के साथ दुश्मन के टारगेटों को निशाना बना सके। और दोस्तों इन्हें अन्य एयरक्राफ्टों की तुलना में अधिक ताकतवर इसीलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि सुखोई Su-57 हो या Su-35 हो, सभी एयरक्राफ्टों को मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट कहा जाता है। मतलब ये हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों ही चीजों को तबाह करने में सक्षम है, लेकिन हवा से जमीन के मामले में सुखोई 34 इन एयरक्राफ्टों के तुलना में काफी आगे है, जबकि हवा से हवा में मार
पार करने का क्षमता को भी सुखोई 34 में जोड़ा गया है, जो एक तरीके से देखे तो मल्टी रोल कैपेबिलिटी के एयरक्राफ्ट में इसे परिवर्तित कर सकता है। पर सुखोई 34 के कई सारे अन्य फीचर्स भी है जो इन एयरक्राफ्टों को एयर टू ग्राउंड टारगेटों को निशाना बनाने में ही खाली महत्व तो नहीं देता है, बल्कि दुश्मन के ऊपर नजर रखने के लिए और रिकॉनेसेंस जैसे मिशनों को भी बेहतरीन तरीके से अंजाम देने में माहिर बनाता है। दोस्तों सुखोई 27 के बेस पे ही बनाया हुआ सुखोई 34 एयरक्राफ्ट भी ट्विन सीटेड एयरक्राफ्ट है, जबकि अगर इसके पायलट और को पायलट के सिटिंग पोजीशन को देखा जाए तो ये काफी यूनिक फीचर वाला एयरक्राफ्ट है, जहाँ पे दुनिया के कोई भी अन्य ट्विन सीटेड एयरक्राफ्ट में पायलट और को पायलट के सिटिंग पोजीशन वर्टिकली होता है। मतलब अगर पायलट सामने की तरफ बैठा हुआ है तो पायलट के पूरा पीछे को पायलट के सिटिंग पोजीशन होता है, तो वहीं पे सुखोई 34 एयरक्राफ्ट में रशिया के द्वारा एक यूनिक डिजाइन को आगे लाते हुए इसे हॉरिजॉन्टली पायलट पोजीशन के रूप में डिजाइन किया गया है। मतलब यहाँ पे दोनों ही पायलट और को पायलट एक दूसरे के साइड में बैठते हैं, जिससे पायलट और को पायलटों के टारगेटिंग व्यू पहले के मुकाबले में बढ़ जाता है और ये एक तरीके से देखे तो एयरक्राफ्ट को एक प्रॉपर बॉम्बिंग एयरक्राफ्टों के जैसे ही बनाता है। दोस्तों इन फाइटर बॉम्बरों के डेवलपमेंट में रशिया को कई दशकों का इंतजार भी करना पड़ा और कई तरीके के चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा था। सुखोई 27 के बेस पे इन फाइटर एयरक्राफ्टों के डिजाइन का काम सोवियत यूनियन के जमाने में ही शुरू हो गया था, जबकि एयरक्राफ्ट ने अपना पहला उड़ान 13 अप्रैल 1990 के दिन भरा। पर दोस्तों हैरानी का बात यह है कि फर्स्ट फ्लाइट के करीबन 24 साल के बाद ही रशिया द्वारा इन एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े में शामिल करना संभव हो पाया। रशिया की तरफ से 20 मार्च 2014 को ही इन एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े में शामिल किया गया और एयरक्राफ्टों को बेड़े में शामिल करने के करीबन 7 साल के बाद ही रशिया की तरफ से इसे एक्सपोर्ट मार्केट में उतारने का खुलासा किया जा रहा है। वैसे अगर देखें तो कई सारे देशों के द्वारा इन एयरक्राफ्टों को खरीदने का इंटरेस्ट दिखाया जाता है, लेकिन इसका सबसे पहला बायर शायद अल्जीरिया हो। जनवरी 2016 में मीडिया में ये खबर आया था कि अल्जीरिया के द्वारा रशिया से 12 सुखोई 34 एयरक्राफ्टों को खरीदने के लिए नेगोशिएशन किया जा रहा है और तभी ये भी जानकारी आया था कि 2016 के अंत होने से पहले ही शायद अल्जीरिया और रशिया के बीच में एयरक्राफ्टों को लेकर डील के ऊपर हस्ताक्षर हो जाए। पर 2017 में भी सुनने को आया कि दोनों देशों के बीच में नेगोशिएशन तब तक जारी था और आखिरकार 27 दिसंबर 2019 में कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया कि अल्जीरिया और रशिया के बीच में 14 ऐसे एयरक्राफ्टों को लेकर एक समझौता हुआ है, जबकि इस समझौते में सुखोई 35 और सुखोई Su-57 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों का भी जिक्र किया गया, लेकिन दोनों देशों में से किसी भी की तरफ से भी अभी तक इसे लेके कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दिया गया। लेकिन बाद में कई तरीके के और भी रिपोर्ट में ये जानकारी दिया गया कि सीरिया के अंदर एयरक्राफ्टों के परफॉर्मेंस को देखते हुए अल्जीरिया शायद इन एयरक्राफ्टों को खरीदने में इंटरेस्ट जता रहा है और 2021 या 2022 में शायद दोनों देशों के बीच में एयरक्राफ्टों को लेकर कोई बड़ा समझौता हो या फिर एयरक्राफ्टों का डिलीवरी को लेकर कोई कदम आगे बढ़ाया जाए। दोस्तों ये एयरक्राफ्ट को अगर देखा जाए तो फिलहाल इसका इस्तेमाल सिर्फ रशियन एयरफोर्स के द्वारा ही किया जाता है। वो भी माना जाता है कि रशिया के पास ऐसा करीबन 124 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट है। दोस्तों एयरक्राफ्ट के अगर हथियारों के कैपेसिटी को देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि ये कई तरीके के हथियारों को कैरी कर सकता है, जिनमें एयरक्राफ्ट के 31 मिलीमीटर के मेन गन भी है जो 180 राउंड के एमुनेशन स्टोर करता है और 12 हार्ड पॉइंट है जिसमें 12 टन मतलब 12 टन के पेलोड को लिया जा सकता है। एयरक्राफ्ट में रशिया के एस सीरीज के कई तरीके के गाइडेड और अनगाइडेड रॉकेटों को लगाया जा सकता है, जबकि एयर टू एयर मिसाइल के रूप में इसमें R-27, R-73 जैसे मिसाइल के साथ साथ R-77 जैसे लॉन्ग रेंज के मिसाइल भी लगाया जा सकता है। पर दोस्तों एक फाइटर बॉम्बर होने की वजह से इसका जो एयर टू सरफेस मिसाइलों के कैटेगरी है ये सबसे घातक है। रिपोर्टों के मुताबिक इसमें KH-29 नामक सोवियत जमाने के 10 से 30 किलोमीटर तक रेंज में मार करने वाले एयर टू सरफेस मिसाइल के अलावा KH-34 सीरीज के आधुनिक 70 किलोमीटर तक मार करने वाले एयर टू सरफेस मिसाइल और KH-25 सीरीज के सोवियत जमाने के 20 से 60 किलोमीटर के रेंज वाले मिसाइल भी शामिल है, जबकि इसके अलावा नया जमाने के 200 किलोमीटर रेंज वाले KH-59 और 120 किलोमीटर रेंज वाले KH-58 तक शामिल है। एंटीशिप मिसाइल में इसमें KH-31 सीरीज के सुपरसोनिक 110 किलोमीटर रेंज वाले एंटीशिप मिसाइल के अलावा KH-35 300 किलोमीटर रेंज वाले आधुनिक जमाने के मिसाइल और रशिया के ब्रह्मोस कहे जाने वाले P-800 ऑनिक्स जैसे 300 किलोमीटर रेंज के मिसाइल और KH-41 सीरीज के 120 से 250 किलोमीटर रेंज तक मार करने वाले सुपरसोनिक मिसाइल तक शामिल है। जबकि इसके अलावा एयरक्राफ्ट में KH-25, KH-58 और KH-31 सीरीज के एंटी रेडिएशन मिसाइल और लॉन्ग रेंज तक मार करने वाले KH-36, KH-65 और KH-HD सीरीज के क्रूज मिसाइलों को भी लगाया जा सकता है। रशिया के द्वारा डेवलप किया हुआ KAB सीरीज और OFAV सीरीज के हर तरीके के बॉम्ब इन एयरक्राफ्टों में लगाया जा सकता है और दोस्तों इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने अलग अलग तरीके के मिशनों को अंजाम देने के लिए सोवियत यूनियन और बाद में रशिया की तरफ से डिजाइन और डेवलप किया गया। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर
दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।